नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की बसंत भाग 3 उसका अगला पाठ करने जा रहे हैं। और ये जो पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है और कहानी के रूप में ये पाठ है। ये दूसरा पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक का। और इस पाठ में क्या है कि जो लेखक है उसने, लेखक का नाम है कामतानाथ। कामतानाथ ने बढ़ते हुए मशीनरी युग के बारे में बताया है और उससे जो कुटीर धंधे हैं, हमारे कुटीर उद्योग हैं, उन पे जो असर पड़ रहा है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और कुटीर धंधे या कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं हमारे, उनको कुटीर उद्योग कहते हैं। तो उस पर ये प्रकाश डाला है इस कहानी के माध्यम से। यहाँ इस कहानी में लेखक जो है अपने मामा के गांव जाता है, मामा के पास जाता है, ननिहाल जाता है और उसको वहाँ बदलू बहुत अच्छा लगता है। बदलू एक जो है चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है जो चूड़ियाँ बनाता है लाख की, और वह उसके पास ज़रूर जाता है और वहाँ से उसे लाख की गोलियां मिलती हैं, गोल गोल गोलियां बना करके वो देता है। इस तरह से इस पाठ में, इस कहानी के रूप में एक जो है जो लेखक ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि इस समय मशीनी युग के चलते बहुत सारे कुटीर उद्योगों पे प्रभाव पड़ा है। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। आपकी इस कहानी को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन जब हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, हम ऐसा मान के पढ़ें कि वास्तव में इस कहानी को हम वास्तव में रूबरू होकर के देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लाख की चूड़ियाँ पाठ संख्या 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये लेखक बोल रहा है, लेखक कह रहा है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव मैंने होता है लगाव, या था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी कि ऊंचाई पे बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब होता है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिंगलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। यहाँ सलाख का मतलब होता है छड़, छड़ जैसी मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, बेलन टाइप के, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए का मतलब होता है एक तरह का चारपाई, छोटी चारपाई, बिल्कुल छोटी सी चारपाई। बदलू वह यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता।
वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। मच्छिया आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक छोटी सी चारपाई नुमा चीज़ होती है जिसको पीढ़ी हम बोल देते हैं। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब छात्रों यहाँ ये होता है कि किसी भी चीज़ को किसी वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना, यानी कि वस्तु से लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकालता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे का मतलब होता है बहुत मुश्किल होना, बहुत जोर आना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपए तो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों से में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है न। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर का मतलब होता है मेहमानबाजी करना। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, बहुधा मैंने अक्सर, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक जो है छुट्टियों में वो अपने मामा के यहाँ जाता था और 1-1.5 महीने की जब छुट्टियाँ होती थी उसमें वहाँ रह कर के और जब विद्यालय लगते थे तब वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी
कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले यातों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई और न ही भट्ठी, यानी कि उसकी जो पीढ़ी है वो भी नज़र नहीं आ रही थी और कहीं भट्ठी भी नहीं दिखी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका को भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यहाँ डलिया क्या होता है कि जो लकड़ी की टोकरी होती है उसको डलिया बोलते हैं।
यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। वक्त का मतलब होता है समय। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, यानी कि हाथ में लेकर के। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। फबना का मतलब होता है बहुत जचना, बहुत अच्छी लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चल आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। ये कामतानाथ की जो ये कहानी है, इससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। हमें सीख मिलती है कि जो अब इस समय मशीनी युग है, इस मशीनी युग में जो कुटीर धंधे हैं, छोटे छोटे धंधे जो है हमारे गांवों में, शहरों में हुआ करते थे, वो वास्तव में प्रभावित हुए हैं, वो वास्तव में बंद हो गए हैं। और कितने ही लोगों के हाथों से रोज़गार चला गया है। इन मशीनों ने उन लोगों का रोज़गार छीन लिया है। तो इस बारे में यह कहानी थी। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए अब इस कहानी से संबंधित प्रश्न क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव, क्या बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा है कि बचपन में लेखक जो है गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव इसलिए जाता था, चाव से इसलिए जाता था कि एक और वहाँ जाकर मन लग जाता था और वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रहने वाले बदलू काका की जो मनुहार है वो बहुत अच्छी लगती थी और जो बदलू काका उन्हें लाख की गोलियां बना करके देता था वो बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए बदलू मामा को, बदलू काका को वो प्यार करता था और बदलू काका को पसंद करता था। लेकिन वह बदलू काका को बदलू मामा कहना चाहिए था, बल्कि बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसको बदलू काका ही कहते थे। इसी वजह से लेखक जो है बदलू को बदलू काका पुकारते थे। तो देखिए अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय का प्रचलित पद्धति क्या है? आवश्यकता के अनुसार, क्या कि आवश्यकता के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई वस्तु देकर के अपने ज़रूरतानुसार वस्तु को लेना, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वस्तुओं को एक दूसरे से अदला बदली करना, ज़रूरत पूरी करने के लिए वस्तुएं लेना, क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इससे क्या है कि ये प्रचलित पद्धति क्या है कि पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, ये रुपया पैसा नहीं चलता था। पहले क्या होता था कि सभी लोग क्या करते थे, जैसे अनाज के बदले कुछ और सामान ले लिया, दूसरे से जो चीज़ चाहिए वो ले ली, इस तरह से वस्तुओं का आपस में लेन देन करते थे। तो उसको वस्तु विनिमय कहते हैं और यह प्रचलित पद्धति है।
लेकिन अब ऐसा नहीं चलता है, अब तो रुपया पैसा चलता है, हर वस्तु के बदले रुपया पैसा चलता है, क्योंकि अब वस्तुओं का भंडारण करना या सभी वस्तुओं को अलग अलग रखना बहुत मुश्किल हो गया है और ज़रूरतानुसार उस व्यक्ति को ढूंढना भी मुश्किल हो गया है कि जिसको अपने पास जो वस्तु है उसको देनी हो और अब जो हमारी ज़रूरत की वस्तु है वो दूसरे से लेनी हो, ऐसे एक दूसरे को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन पहले जो है ऐसा चलता था। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? क्या मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो मशीनी युग आया है, इससे जो गांवों में, शहरों में छोटे छोटे कुटीर धंधे, जो उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से ठप हो गए, बंद हो गए और उन लोगों का रोज़गार पूरी तरह से छिन गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आज मशीनों से प्राय हर काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे मृत प्राय हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं। गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, वे सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए, यानी कि बेरोजगार हो गए। काम धंधे बंद हो जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए। वे सशक्त होकर भी असक्त हो गए, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए। लेखक ने इसी व्यथा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न संख्या 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला एक कुशल मणिहार था। उसकी बनाई गई लाख की चूड़ियाँ उस गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी बिकती थी और गांवों की जो औरतें थी वो सभी खुश होकर के उससे चूड़ियाँ खरीदती थी और पहनती थी। समय बीतता चला गया और उसके गांव की महिलाओं ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों को पसंद करना शुरू कर दिया, पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें सुंदरता और चमक दमक ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसकी बनाई गई चूड़ियों की गांव में पूछ कम हो गई। इसलिए इस कारण से परिणाम स्वरूप उसका धंधा यानी कि चूड़ियाँ बनाने का काम जो है धीरे धीरे ठप हो गया और जो उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ थी उसकी जगह कांच की चूड़ियों ने ले ली थी। तो यह व्यथा जो है लेखक ने बदलू के मन की व्यथा को समझ लिया था। अब है प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग में जैसा कि हमने अभी अभी देखा है, पूरे कहानी के अंदर हमें यही शिक्षा मिलती है, यही बताने का प्रयास किया गया है कि मशीनी युग ने छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको बिल्कुल ठप सा कर दिया, बंद हो गए हैं। तो मशीनी युग में से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता था और वो कारोबार उसका पूरी तरह से ठप हो गया था। परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा, तो बहुत पुराना धंधा था, वो बंद हो गया और धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई, जिसके कारण वह लाचार और असक्त और कुंठित हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो पाठ है, ये जो कहानी है, हमें ये बताती है कि मशीनी युग वास्तव में ये ऐसा लगता है कि हम मशीनी युग में बहुत हमने विकास कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने विकास तो किया या नहीं किया, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार कर दिया। इस मशीनी युग ने बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार कर दिया और इस समय बहुत सारे कुटीर धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे जो है बंद हो गए हैं और बहुत सारे लोग नकारा हो गए हैं, असक्त हो गए हैं। पहले ये माना जाता था कि हाथ का कोई धंधा है, बिजनेस है, जो कुछ करना जानता है वो कभी भूख नहीं मरता, लेकिन मशीनों की वजह से, मशीनी युग की वजह से
ऐसा व्यक्ति भी अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। इस कहानी को एक बार पुनः पढ़िएगा और इस कहानी को पढ़ने के बाद विचार करिएगा कि हम क्या विकास कर रहे हैं या क्या हम पहले से देश को विकास की दिशा में लेके जा रहे हैं या कुछ लोगों को विरोजगार कर रहे हैं। तो इसको हमने अनुभव करना है, देखना है और इसको याद करना है। प्रश्नोत्तर आपने किए हैं और आपको जो PDF मिली है उसको अपनी कॉपी में कीजिएगा।